ये बड़ा ही पेचीदा मामला है और ये 15 से 35 साल के नौजवानों को अटैक करता है। इसमें कितनी सच्चाई है? ये जो कैंसर है ये उन सेल से बनता है जिसको हम जिनसे स्पर्म बनते हैं और उसके अंदर बाप बनने की सलाहियत भी उससे रिलेटेड होती है। क्या ये जेनेटिक है या हमारी लाइफस्टाइल का मसला है? क्योंकि अक्सर हमारे नौजवानों के जहन में ये चीज़ आती है कि क्या हम टाइट अंडरवियर पहनने की वजह से ये मसले मसाइल आ रहे हैं या फिर जिम में प्रोटीन सप्लीमेंट्स लेने से होता है। ये मोबाइल जो हमने नीचे पॉकेट में रखा हुआ है, रेडिएशन जाती है, इनमें कुछ जर्म सेल या हमारे जिस्म के कुछ खास सेल्स हैं बॉडी के हैं जिनमें चेंजेस आती है तो कैंसर बनता है। डॉक्टर साहब फिर तो ये वालिदैन के लिए बहुत बड़ा वेकअप कॉल है, क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो वालिदैन को चाहिए कि वो लाजमी चेक करें कि उसकी एनाटॉमी नॉर्मल है या नहीं। जो लड़का पैदा हुआ है उसकी नीचे जो थैली स्क्रोटम कहते हैं उसको जरूर मुआयना करें। आम कैंसर में तो बायोप्सी होती है मगर इस केस में जो है वो बायोप्सी नहीं करवाई जाती, तो फिर उसको पता कैसे चलेगा? इसलिए इस एरिया के अंदर नीडल के जरिए बायोप्सी करना सख्ती से मना है। डॉक्टर साहब तशखीस कैसे होगी कि कोई कैंसर है या कोई आम पानी की थैली है? ये 3 टेस्ट हम करवाते हैं। अगर इनकी वैल्यू ज्यादा आ जाए तो ये हमें बताते हैं कि इस पेशेंट को कोई ऐसा टेस्टिकुलर कैंसर हो सकता है कि अगर मैंने खुदा ना खास्ता ऑपरेट करवाया तो क्या मैं कभी बाप भी बन पाऊंगा? और दूसरे नंबर पे उसको अपनी मर्दानगी का भी खतरा होता है कि मेरी मर्दानगी खत्म हो जाए। मेल रिक्वायरमेंट है वो पूरी करेगा, वो बाप भी बन सकता है। तो ये कि अगर कीमोथेरेपी लगती है तो उससे स्पर्म जो है वो बिल्कुल मर जाते हैं। तो इस केस में जदीद साइंस क्या कहती है? जो मेडिसिन जो अद्वियात हम टेस्टिकुलर कैंसर की ट्रीटमेंट में यूज करते हैं उनका साइड इफेक्ट ये है कि वो इसके लिए एक स्पर्म बैंक है, उसकी फैसिलिटीज है अवेलेबल है इस वक्त। मर्दों के स्पर्म के अंदर ये स्लाइड मौजूद है कि वो कीमो लगने से। डॉक्टर साहब आपके क्लिनिक पे जो जदीद मशीनरी मौजूद है ऑन्कोथर्मिया, उसका इस कैंसर में कितना रद्द अमल है? में जब हम ऑन्कोथर्मिया यूज करते हैं किसी खास जगह पर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कैंसर स्पेशलिस्ट क्लिनिक का पॉडकास्ट। आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जो बहुत हसास है, लेकिन अगर आज हम इस मौजू पर बात नहीं करेंगे तो हम अपने नौजवानों की जिंदगी खतरे में डालते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब हम सुनते आए हैं कि कैंसर एक बढ़ती उम्र की बीमारी है जिसमें सेल्स कमज़ोर हो जाते हैं तो कैंसर का अटैक हो जाता है। लेकिन ये टेस्टिकुलर कैंसर जिस पर आज हम बात करने जा रहे हैं ये बड़ा ही पेचीदा मामला है और ये 15 से 35 साल के नौजवानों को अटैक करता है। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए ये बेसिकली कैंसर है ही नौजवानों के लिए। ये कैंसर नौजवानों का कैंसर है। इसमें टेस्टिस यानी कि जो लड़कों के मर्द और औरत दोनों के जिस्म के अंदर कुछ ऐसे ऑर्गन्स हैं जो कि डिफरेंट होते हैं जिसे हम सेक्स ऑर्गन्स कहते हैं। जी जी। मर्दों में 2 टेस्टिस होते हैं जो एक थैली में होते हैं। इन टेस्टिस को उर्दू में खसिए भी कहा जाता है। सही। बेसिकली ये जो कैंसर है ये उन सेल से बनता है जिसको हम जिनसे स्पर्म बनते हैं, तो हम उन्हें जर्म सेल्स भी कह सकते हैं। जर्म सेल्स बेसिकली स्पर्म बनाते हैं जो कि मर्द के अंदर उसकी तमाम जो चेंजेस आती हैं उसको कंट्रोल करता है और उसके अंदर बाप बनने की सलाहियत भी उससे रिलेटेड होती है। तो ये सेल्स 15 से 20 साल की उम्र में बहुत तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाते हैं क्योंकि वो एक प्यूबर्टी यानी कि बुलूगत में बच्चा जो एंटर हो रहा होता है, तो उस वक्त ये चूँकि बहुत तेज़ी से बढ़ रहे होते हैं तो जो इनके अंदर जेनेटिकल कोई प्रॉब्लम होता है तो वो सामने आ जाता है और वो रीज़न बन जाता है कि जो सेल्स अब नॉर्मल पड़े हैं वो कैंसर में डेवलप हो जाते हैं। डॉक्टर साहब एक चीज़ काफ़ी सोचने वाली है, क्या ये जेनेटिक है या हमारी लाइफस्टाइल का मसला है? क्योंकि अक्सर हमारे नौजवानों के जहन में ये चीज़ आती है कि क्या हम टाइट अंडरवियर पहनने की वजह से ये मसले मसाइल आ रहे हैं या फिर जिम में प्रोटीन सप्लीमेंट्स लेने से होता है? देखिए ये टाइट अंडरवियर पहनना, जिम में प्रोटीन का इस्तेमाल, समटाइम्स कहा जाता है जी ये मोबाइल जो हमने नीचे पॉकेट में रखा हुआ है रेडिएशन जाती है, इनमें कोई ताकत नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। इस कैंसर का इस किस्म की बातों से कोई ताल्लुक नहीं। जैसे मैंने पहले बताया कि ये एक जर्म सेल या हमारे जिस्म के कुछ खास सेल्स हैं बॉडी के हैं जिनमें चेंजेस आती है तो कैंसर बनता है। तो इसलिए इन चीज़ों से, इन एनवायरमेंटल फैक्टर से, जैसे हम कहते हैं सिगरेट से कैंसर हो गया, ठीक है, हेपेटाइटिस से कैंसर हो गया, इन्वायरमेंटल कुछ कॉजेज हैं, उसमें से कोई ताल्लुक नहीं रखते। बेसिकली होता क्या है कि अनडिसेंडेड टेस्टिस आपने लफ्ज़ सुना होगा। इसका मतलब ये होता है कि टेस्टिस जो है वो उस नीचे थैली में ना आए। जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो उसके टेस्टिस उसके पेट में होते हैं बच्चे के, लेकिन पैदाइश से पहले ये टेस्टिस मूव करके नीचे थैली के अंदर आ जाते हैं, स्क्रोटम के अंदर आ जाते हैं। तो जब बच्चा पैदा होता है अगर ये टेस्टिस दोनों या इनमें से कोई एक स्क्रोटम में ना आए तो वो फिर वक्त गुजरने के साथ साथ वो चूंकि उस रास्ते में कहीं फंस जाता है तो
उसको उस वजह से वो वहाँ पे रहते रहते कैंसर में तब्दील हो जाता है। इसकी वजह ये होती है कि स्क्रोटम में नीचे आने का मकसद कुदरत का एक निज़ाम है कि इनका टेम्परेचर जो है ना वो रेगुलेट होना चाहिए। टेस्टिस जो है वो सर्दियों और गर्मियों में अपना टेम्परेचर कंट्रोल करते हैं, इसलिए जिस्म से बाहर होते हैं। जब वो टेस्टिस उस रास्ते में कहीं फंस जाता है तो उसका वहां पर रहते हुए टेम्परेचर मेंटेन नहीं होता, सही। वो ग्रो नहीं करता, तो उस वजह से उसमें कैंसर डेवलप हो जाता है। सही। डॉक्टर साहब फिर तो ये वालिदैन के लिए बहुत बड़ा वेकअप कॉल है, क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो वालिदैन को चाहिए कि वो लाजमी चेक करें कि उसकी एनाटॉमी नॉर्मल है या नहीं। बिल्कुल, सिर्फ वालिदैन को नहीं बल्कि वो पीडियाट्रिशियन जो कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी रिससिटेशन के लिए आते हैं। जी जी। इन दोनों का ये फर्ज बनता है कि जो लड़का पैदा हुआ है उसकी नीचे जो थैली स्क्रोटम कहते हैं उसको ज़रूर मुआयना करें और ये चेक करें कि क्या दोनों गोलियां यानी कि टेस्टिस जो है वो उसमें हैं। अगर उनमें से नहीं है तो इस चीज़ को लाजमी पॉइंट आउट किया जाए ताकि उस बच्चे को फर्दर आने वाले दिनों में चेक किया जाए, क्योंकि ये ऐसा भी होता है कि समटाइम्स बच्चा पैदा होता है तो उसके टेस्टिस जो है वो उस स्क्रोटम में नहीं आए होते, या एक आ जाता है एक नहीं आता, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ कुछ माह में वो वापस अपनी जगह पर आ भी जाता है। तो ऐसा मतलब नहीं कि हमने फौरन इसका ऑपरेट करना है, लेकिन अगर ऐसा है तो इसको लाजमी हमने अपने ज़हन में रखना है और आगे आने वाले कुछ माह में इसको चेक करना है। अगर ये टेस्टिस नीचे थैली में आ जाए ठीक है, वरना एक छोटी सी सर्जरी है, बेज़रर सर्जरी, जिसके जरिए हम इस टेस्टिस को खींचकर नीचे थैली में ले आते हैं और इतनी सर्जरी करने से ये बच्चा आने वाले दिनों में इस कैंसर से 100% जो है वो बच सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, फर्ज करें कि एक नौजवान को जो है महसूस होता है कि उसके टेस्टिकल में एक गिल्टी है, सख्त गिल्टी है, और उसको वहाँ दर्द भी नहीं है, और अब उसको ये फील होता है कि अब उसको कैंसर हो गया। अब जहाँ तक मैंने पढ़ा है उसमें ये कि आम कैंसर में तो बायोप्सी होती है, मगर इस केस में जो है वो बायोप्सी नहीं करवाई जाती, तो फिर उसको पता कैसे चलेगा? देखिए, टेस्टिकुलर कैंसर के अंदर नीडल के जरिए बायोप्सी करने से मना किया गया। सही। क्योंकि जब आप बायोप्सी करते हैं तो आप उस स्क्रोटम के जरिए अंदर जाते हैं और वो जो ट्रैक होता है नीडल का जो बनता है उसके अंदर वो कैंसर सेल्स आ जाते हैं और जिसकी वजह से वो स्क्रोटम के अंदर जो यानी कि थैली उसके अंदर कैंसर फैल जाता है। इसकी लिम्फेटिक ड्रेनेज जो कि हमने कई दफ़ा बात की है कि लिम्फ नोड ये वो गिल्टियाँ होती हैं जो कि हमारे जिस्म के अंदर से पानी और ये चीज़ें जो है ना उनको ड्रेन करती हैं, मुख्तलिफ हिस्सों से लाके ब्लड में शामिल करती हैं और सर्कुलेशन में लेके आती हैं। सही। तो स्क्रोटम का जो आप कहें कि लिम्फेटिक ड्रेनेज सिस्टम है वो इंटायरली डिफरेंट है। तो स्क्रोटम में एक बात तो ये है कि स्क्रोटम के अंदर कीमोथेरेपी नहीं पहुंच पाती, एक बैरियर है, तो उसके अंदर अगर हमने गलती करके कैंसर को फैला दिया तो उसको ट्रीटमेंट करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए इस एरिया के अंदर नीडल के जरिए बायोप्सी करना सख्ती से मना है। सही। तो फिर डॉक्टर साहब तशखीस कैसे होगी कि कोई कैंसर है या कोई आम पानी की थैली है? देखिए, ये कुदरत का निज़ाम है। अल्लाह ताला ने जो चीज़ बनाई है या जिस चीज़ का कोई तशखीस या तरीका कार रखा है इलाज का, उसके लिए कोई ना कोई रास्ता ज़रूर दिया है। जी जी। अब ये कैंसर है, बाकी कैंसर में हम इस चीज़ से बाजिद होते हैं कि जी बायोप्सी करें तो हम ट्रीटमेंट देंगे, लेकिन टेस्टिकुलर कैंसर में अच्छी बात यह है कि इसके अंदर बगैर किसी नुकसान के नॉन इन्वेसिव भी मेथड है कि जिसके जरिए हम डायग्नोस कर सकते हैं। जैसे पहला नंबर पे आप सिंपल अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं, किसी जगह से भी हो सकता है। अल्ट्रासाउंड बेज़रर एक अल्ट्रासाउंड है, वो आपको ये बता देगा कि ये जो अंदर सिस्ट या फिर वो गिल्टी है कोई भी चीज़ बनी हुई है ये पानी की है या फिर ये कोई हार्ड पत्थर की तरह कोई गिल्टी है जो कि कैंसर जैसी है। तो अल्ट्रासाउंड बड़े आराम से आपको डिफ्रेंशिएट कर देता है, इसमें मुआजना कर देता है कि ये कैंसर है या ये पानी की थैली है। फिर इसके अलावा हम कुछ लेबॉरेटरी टेस्ट है जिसमें अल्फा फीटोप्रोटीन के नाम से एक ब्लड टेस्ट होता है, बीटा सीजी के नाम से एक टेस्ट है और एक एलडीएच के नाम से। ये 3 टेस्ट हम करवाते हैं। अगर इनकी वैल्यू ज़्यादा आ जाए तो ये हमें बताते हैं कि इस पेशेंट को कोई ऐसा टेस्टिकुलर कैंसर हो सकता है। सही। डॉक्टर साहब, ये तो काफ़ी हैरानकुन बात है कि सिर्फ एक आम ब्लड टेस्ट और अल्ट्रासाउंड से ही पता चल जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब हम ना बड़े पेचीदा मौजू पे आते हैं कि अगर नौजवान को डायग्नोज हो गया है कैंसर, ये अब उसके जहन में जो है मौत से ज़्यादा उसको खौफ ये आता है कि अगर मैंने खुदा न खास्ता ऑपरेट करवाया तो क्या मैं कभी बाप भी बन पाऊंगा, और दूसरे नंबर पे उसको अपनी मर्दानगी का भी खतरा होता है कि मेरी मर्दानगी खत्म हो जाए। ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला ने हर मर्द को 2 टेस्टिस या खसियत दी हैं। कैंसर एक टेस्टिस में हुआ है, उसका ऑपरेट हो जाएगा और पीछे एक टेस्टिस बच जाएगा जो कि उसकी जो मेल रिक्वायरमेंट है वो पूरी करेगा। वो बाप भी बन सकता है
उसके सेक्स हार्मोन्स भी बनेंगे। सही तो सही ऐसी कोई बात नहीं कि उस सर्जरी करने से वो बंदा बांझ हो जाएगा या वो बाप नहीं बन सकता। ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है, ये बिल्कुल अच्छा, गलत ख्याल है, ये वहम है, खौफ है। सही इसका कोई ताल्लुक नहीं इन चीज़ों से। तो इसलिए इस चीज़ के लिए परेशानी होना चाहिए, बल्कि इस सर्जरी के लिए फौरी तौर पर हमें आमादा होना चाहिए, क्योंकि देर करने से फिर हो सकता है कि फिर हम दूसरे टेस्ट से भी। सही, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन डॉक्टर साहब अगर कैंसर फैल जाए तो उस केस में जो है वो कीमोथेरेपी और शॉट से इलाज किया जाता है, और जहाँ तक मैंने सुना है वो ये कि अगर कीमोथेरेपी लगती है तो उससे स्पर्म्स जो हैं वो बिल्कुल मर जाते हैं। तो इस केस में जदीद साइंस क्या कहती है? जी, ये बात बिल्कुल ठीक है कि जो कीमोथेरेपी की ड्रग्स, जो मेडिसिन, जो अद्वियात हम टेस्टिकल कैंसर की ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं, उनका साइड इफ़ेक्ट ये है कि वो स्पर्म्स को बिल्कुल ज़ीरो कर देती है। सही दौरान इलाज या उस इलाज के बाद वाकई वो मर्द बाप नहीं बन सकता। सही और इसके अंदर एक तो हमारे पास ये ऑप्शन होता है कि हम अपने क्लिनिक पे, यहाँ पे भी जो पेशेंट्स आते हैं, हम उनको ये ऑफर करते हैं कि इसके लिए एक स्पर्म बैंक है, उसकी फैसिलिटीज़ है, अवेलेबल है इस वक्त। अगर वो पेशेंट इस चीज़ पे मादा हो जाए तो हम ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले स्पर्म बैंक उसका क्रिएट कर लेते हैं, जो कि 5 से 10 साल तक बड़े आराम से सेव किया जा सकता है। और ट्रीटमेंट के बाद जब भी उस शख्स ने बाप बनना है तो वो उन स्पर्म को यूज़ करके अपनी औलाद पैदा कर सकता है। लेकिन इसके साथ एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि ऐसी बात 100% नहीं है कि कीमो लगेगी तो ये शख्स हमेशा के लिए बांझ हो जाएगा। मर्दों के स्पर्म के अंदर ये स्लाइड मौजूद है कि वो कीमो लगने से ख़त्म तो हो जाएंगे, लेकिन 6 माह से साल के अंदर ये दोबारा बनना शुरू भी हो जाता है। सही सही हाँ, ये है कि हर किसी में मुख्तलिफ रेशो होती है, किसी के अंदर 20% भी नहीं, 20% स्पर्म बनना शुरू होते हैं, किसी में 50%, किसी में फुल रिकवरी भी हो जाती है। सही लेकिन हमें नहीं पता कि कौन सा पेशेंट कैसे बिहेव करेगा, उसके अंदर क्या होगा। इसलिए इस गलती से बचने के लिए कि अगर इस शख्स में आने वाले दिनों में स्पर्म ना बने तो फिर ये क्या करेगा, तो हम स्पर्म बैंक की फैसिलिटी प्रोवाइड कर देते हैं। सही लेकिन अगर आपने किसी वजह से या गलती से या भूल कर ये मेथड नहीं अपनाया तो आप परेशान ना हो, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपके अंदर ये सलाहियत रखी है कि कीमोथेरेपी का इफेक्ट खत्म होने के बाद ये स्पर्म दोबारा बनना शुरू हो सकते हैं। सही। डॉक्टर साहब ये तो आपने बहुत ही मतलब बड़ी मुफीद बात बताई है हमारे नौजवानों के लिए जो इस चीज़ से खौफजदा रहते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपके क्लिनिक पे जो जदीद मशीनरी मौजूद है ओंकोथर्मिया, उसका इस कैंसर में कितना रद्द अमल है? देखिए, ओंकोथर्मिया तकरीबन तमाम कैंसर में काम करती है। ओंकोथर्मिया का एक खास मेथड है ट्रीटमेंट का। वो के अंदर, बॉडी के अंदर जो हीट जाती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्रिएट होती हैं, वो बेसिकली कैंसर सेल्स की, जो आप आम लफ्जों में कह लें कि उसके गिर्द खुलिया होता है, एक दीवार होती है, उसको वीक कर देते हैं और उसके अंदर पेनिट्रेशन यानी कि अंदर मेडिसिन के एंटर होने की स्लाइड को बढ़ा देते हैं, जिसके साथ जब हम कीमोथेरेपी लगाते हैं, रेडिएशन, तो उन कैंसर सेल्स को खत्म कर देती है। दूसरे लफ्जों में आप कह सकते हैं कि ओंकोथर्मिया कैंसर के सेल्स को वीक कर देती है। तो इसके अलावा तकरीबन तमाम कैंसर्स में जब हम ओंकोथर्मिया यूज़ करते हैं किसी खास जगह पर, जहाँ पे हम समझते हैं कि इस जगह पर हमें ओंकोथर्मिया की ज़रूरत है कि यहाँ पे मौजूद कैंसर को ख़त्म करना है, तो वहाँ पर हम जब ओंकोथर्मिया यूज़ करते हैं तो वो कैंसर सेल्स को वीक करके, उनको तोड़कर उनको डेड कर देते हैं। सही सही। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका, आपने बड़ी मुफीद बातें की हैं और हमारे नौजवानों को तो चाहिए कि ये वाली जो वीडियो है, हमारी पॉडकास्ट है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आगे कोई भी नौजवान अगर इस चीज़ में मुब्तला है तो वो इससे बच सके। अच्छा डॉक्टर साहब, आखिर में हमारे नाज़रीन को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहली बात तो ये कि हमें इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि जिन लोगों के घर में बेटा पैदा होता है, जी जी, सब उन्हें इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि उसका मुकम्मल चेकअप करवाएं, ताकि उस वक़्त ही उस बच्चे की नीचे स्क्रोटम को चेक कर लिया जाए कि अगर कोई टेस्टिस पेट में रह गया है और वो अपनी जगह पे नहीं आया तो अपने पीडियाट्रिशियन से मशवरा करें और वक्त आने पर अगर ज़रूरत पड़ती है तो ऑपरेट करवाएं। इसके अलावा जो नौजवान लड़के हैं उन्हें चाहिए कि महीने में 1 या 2 दफ़ा अपने आप को ज़रूर चेक करते रहें कि क्या ऐसा तो नहीं कि वक्त के साथ साथ कोई टेस्टिस जो है वो ऊपर चढ़ गया है, पहले 2 थे और अब 1 है। ये भी एक आमतौर पे ऐसा होता नहीं, लेकिन ये पॉसिबिलिटी है। तो अपना मुआयना करें, और अगर खुदा न खास्ता ऐसा कोई प्रॉब्लम है तो आपको मैं बता दूं कि ये कैंसर, जिसको हम टेस्टिकुलर कैंसर कहते हैं या जर्म सेल ट्यूमर का नाम दिया जाता है, ये 100% क्योरेबल है अगर हम वक्त पे इलाज करा लें। तो एक ऐसा कैंसर जिसके बारे में हम आपको कह रहे हैं कि वो 100% ठीक हो सकता है, तो मेरा ख्याल है कि फिर इस कैंसर के अंदर हमें घबराने, परेशान या खौफजदा होने की जरूरत नहीं है, बल्कि फौरन इलाज की तरफ आकर अपने आप को इस मर्ज से बचाएं।
बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका कि आपने अपना इतना कीमती वक्त दिया। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की पॉडकास्ट। मिलेंगे इंशाल्लाह अगली पॉडकास्ट में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।